एक ऐसा नाम, ऐसा व्यक्तित्व जो देश नहीं दुनिया भर के लिए एक अविश्वसनीय इंसान रहा है। हम उस धरती से आते हैं जहां हमें बुद्ध से मध्यम मार्ग मिला तो शांति और अहिंसा का पथ दिखाया मोहनदास करमचंद गांधी ने। वो व्यक्ति जो अंग्रेजों के सामने सत्य अहिंसा के साथ भी मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा, जबकि आजादी के कई दीवाने मानते थे कि अहिंसा के पथ से आजादी संभव नहीं है। लेकिन इस असंभव को संभव बनाना कोई शांति का दूत करेगा, यह तो देश को गुलाम बनाने वालों ने भी नहीं सोचा था। 2 अक्टूबर 1869 को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने इस जमीन पर जन्म लिया था। आज उनका जन्मदिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दुनिया भर के लोग इस अहिंसा के पथ पर चलने वाले के दिखाए रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को जो गांधी के विचारों से जोड़ रहे हैं वो भी इस दुनिया, इस देश, इस लोकतंत्र के लिए खास हैं। ऐसे ही कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे गांधी की वैचारिक दुनिया के बारे में, उनके विचार जो आज और कल भी कैसे प्रासंगिक हैं और रहेंगे, इसी पर चर्चा होगी। तो इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं गांधीवादी विचारक, गांधी शांति प्रतिष्ठान जोधपुर के अध्यक्ष आशा बोथरा जी, गांधीवादी विचारक और जयपुर पीस फाउंडेशन के संस्थापक नरेश दाधीच जी और गांधी अध्ययन के युवा अध्येता जगदीश गिरी जी। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जो महात्मा गांधी को समर्पित है। आशा जी, आपके विचार बिल्कुल यूं हैं, जब भी मैंने सुना कि गांधी दर्शन में जो कुछ भी पढ़ा स्कूल में या किताबों में और साहित्य में के तौर पर हूबहू आपने वही विचार जीवन में उतारे। किस बात ने इस दर्शन से आप में जुड़ाव पैदा किया और कैसे इस दर्शन को आज के समय में आप जरूरी मानती हैं? आशा जी। जी, सभी को बहुत बहुत नमस्ते। जय जगत। 2 अक्टूबर का जब दिन आता है और गांधी का जन्म, गांधी का दिन, गांधी का दिवस, और गांधी तो हमेशा शाश्वत रहे, गांधी हमेशा अमर रहे। गांधी के विचार, गांधी के विचार एक जमीन से लेकर आकाश के मध्य तक फैलते रहे। तो इसलिए जब हम गांधी को याद करते हैं तो गांधी की उन सब बातों को याद करते हैं कि गांधी बना कैसे। गांधी जब मोहनिया से मोहन बना, मोहन से मोहनदास करमचंद गांधी बना और फिर उसके बाद महात्मा बने और महात्मा के साथ बापू बने और आज बापू के नाम से गांधी अपनी दुनिया में एक अमृत को प्राप्त हुए। बचपन से जब मैंने गांधी को पढ़ा और मेरा परिवार, मेरी माँ त्रिलोकचंद जी था और माँ छगन, दोनों के साथ गांधी के प्रयोग को हमने जब देखा और वो एक जिंदा, गांधी ने कहा शहीद चाहिए। मैं उन्हें देखती थी में रहते हुए को कैसे वो रहे हैं, उनके रूह में गांधी बना हुआ है। गांधी का बीज आया कैसे? जब पुतलीबाई और करमचंद गांधी पुतलीबाई के घर पे पैदा हुए और गांधी जब बड़े लगे, धीरे धीरे पुतलीबाई के आध्यात्मिक संस्कार वो गांधी की, मुझे लगता है कि गर्भावस्था से गांधी के अंदर आए और गांधी का जो बीज, महात्मा का जो बीज पढ़ना था, गांधी ने जब बचपन में जो गलतियां करी, युवा की गलतियां होती है, बचपन की जो गलतियां होती है अनकही होती, और अपने पिताजी के तख्त के नीचे अपने गलतियों को पत्र रखा। तो मुझे लगता है कि दिन से गांधी पैदा हो और गांधी ने चाहे
चाहे अपन का एक व्यवहार रहा, वो गांधी ने आगे जाके उसको आगे, और उन्होंने कहा कि जो मैंने देखा है उसको अपने जीवन की तो कैसे उतार, और यही गांधी का प्रशिक्षण रहा। जी बिल्कुल आशा जी कि एक सामान्य इंसान से गांधी हो जाना इतना भी आसान नहीं है। और आज जो है, आज उनकी मृत्यु के 80 साल बाद भी हम देखते हैं कि उनका जो दर्शन है, गांधी का जो जीवन है, किस तरह से एक पूरी दुनिया के लिए हम उसको सिर्फ आदर्श में नहीं बांधेंगे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वमान्य है, क्योंकि हर जीवन के लिए शांति और अहिंसा जरूरी है। तो नरेश दादी जी, आपसे हम ये जानेंगे कि गांधी दर्शन जो है उसने दुनिया भर में किस तरह से जगह बनाई। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, सत्य और अहिंसा उतनी पुराने जितने कि हिमालय पुराना है। एक्सक्यूज मी। और इसलिए कोई गांधीवाद नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने कोई नई बात कही है। लेकिन हम जो गांधी के विचारों का अध्ययन करते हैं एक्सक्यूज मी, वो ये मानते हैं कि गांधी ने जो बातें पुरानी थी उसको नए तरीके से प्रस्तुत किया। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विशेष रूप से जैसे सत्य और अहिंसा की बात करें, जो कि गांधी का आधार है, तो उन्होंने एक्सक्यूज मी, सत्य और अहिंसा जो कि धार्मिक क्षेत्र में स्थापित थे, उसको उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित किया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है और इस कारण से वो महान माने जाते हैं। आज से 100 वर्ष पश्चात, 200 साल बाद में जब हम गांधी को याद करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस तरह से याद करेंगे कि गांधी वो व्यक्तित्व था जिसने दुनिया में जो अन्याय का विरोध होता है, और अन्याय सबसे अधिक राज्य के द्वारा हो सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य होता है, तो राज्य के द्वारा जो अन्याय होता है उसका विरोध एक नए तरीके से किया, और जो सत्य और अहिंसा का था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी के बाद में आप देखेंगे गांधी ज़्यादा प्रासंगिक होते गए हैं। पिछले 70-75 वर्ष में दुनिया भर में अहिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं, सरकारें बदल रही है, राज्य ध्वस्त हो रहे हैं, नए राज्य बन रहे हैं। हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति सिर्फ सत्याग्रह के आधार पर समाप्त हो गई। इतना बड़ा 100 साल से अधिक वो नीति चल रही थी, जिसको समाप्त करने के लिए अमेरिका में जॉन अब्राहम लिंकन ने लड़ाई लड़ी थी बहुत बड़ी, और वो दक्षिण अफ्रीका में बिना कोई युद्ध किए ही समाप्त हो गई। सोवियत यूनियन जो एक 16 स्टेट आज़ाद हुए 2-3 सालों में, उसमें कहीं पर भी हिंसा में नज़र नहीं आई। अभी अरब कंट्रीज़ में 2010 में जो क्रांतियाँ हुई और बड़े बड़े तानाशाह सरकार छोड़ के चले गए, उसमें भी अहिंसात्मक आंदोलन हुआ। तो अहिंसा के द्वारा राज्य का विरोध सफलतापूर्वक हो सकता है, ये सबसे पहले गांधी ने स्थापित किया। और ये गांधी का महान, जैसे कह सकते हैं, देन है, जो आने वाली शताब्दियों में बाकी जो बहुत सी बातें हैं गांधी के बारे में, वो सब लोग भूल जाएंगे, छोटी मोटी बातें, और सिर्फ ये याद रखेंगे जो आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली शताब्दियाँ में लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा हार्ड मास से बना हुआ व्यक्ति कभी धरती पर चला था। क्योंकि गांधी की विशेषता ये नहीं थी कि उन्होंने एक नए तरीके से अन्याय का विरोध किया। उनकी विशेषता ये भी थी, 2 विशेषताएं थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो नया अध्याय उन्होंने आरंभ किया अहिंसा का राजनीति में प्रयोग, उसको वो केवल स्वयं नहीं कर रहे थे, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने एकत्रित कर लिया, जो इससे पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। सिर्फ धर्म के क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे समूह होते थे जो सत्य अहिंसा की बात करते थे, लेकिन गांधी ने हजारों लाखों लोगों को, 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए थे जब सैफ जो आंदोलन नमक सत्याग्रह जो किया था उसमें, तो 1 लाख लोगों को अहिंसात्मक तरीके से एकत्रित करना और कहना कि भाई राज्य आपको कोई भी सजा दे, आप उस सजा को भुगतने को तैयार रहिए, यह कभी नहीं हुआ पहले ऐसा। और इसलिए एक तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है उनकी। दूसरी बात यह है कि गांधी का इतना प्रभाव क्यों था। उसके बाद भी कई छोटे मोटे जगह पर सत्याग्रह, रोज कोई भी भूख हड़ताल में बैठ जाता है, वो कहता है मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, उसका इतना प्रभाव नहीं होता। कारण यह है कि गांधी ने केवल दूसरों को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया, गांधी स्वयं को भी परिवर्तित करते थे। और इसलिए सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं
तो गांधी के संदर्भ में हमें सत्याग्रही पर भी ध्यान देना होगा। गांधी ने कंडीशंस बताई थी कि हर कोई जो भूख हड़ताल कर रहा है या विरोध कर रहा है वो सत्याग्रह नहीं है, ना वो सत्याग्रह है, वो दुराग्रह है। सत्याग्रह तब होता है जब उसको करने वाला सत्याग्रही हो। सत्याग्रही कौन हो सकता है? गांधी ने कहा कम से कम 11 एकादश व्रत जिसे कहते हैं, उन बातों का पालन करे तब उसे हम सत्याग्रही कहेंगे। इसलिए 1940 में जब उन्होंने कहा कि एकल व्यक्तिगत सत्याग्रह करना है तो सबसे पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो हर कोई सत्याग्रह, और खुद उन्होंने गांधी लिखा कि मैं स्वयं भी पूर्ण सत्याग्रही बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो महान व्यक्ति जो होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वो कभी भी सफलता का श्रेय नहीं लेते, असफलता को वो अपना मानते हैं। इसलिए वो ये बड़े आदमी की निशानी है। तो गांधी बिल्कुल बड़े थे। हमारे साथ हैं जगदीश गिरी जी, जो गांधी अध्ययन के अध्येता हैं, युवा हैं, साहित्य से जुड़े हैं। तो साहित्य में किस तरह से गांधी दर्शन को आज के समय में कितनी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, किस तरह से युवाओं की कविताएं, उनकी कहानियां किस तरह से सामने आ रही हैं? जगदीश जी। गांधी जब से भारत के जो सार्वजनिक जीवन में आते हैं तब से वे लगातार साहित्य को प्रभावित कर रहे हैं। वे राजनीतिक रूप से जिन आंदोलनों को और उन आंदोलनों को जिन माध्यमों के जरिए वे चलाते हैं, सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य के आधार पे जो बातचीत वो राजनीति में लेकर के आते हैं, तभी से साहित्यकार गांधी के मुरीद हो जाते हैं। विशेष करके आप देखेंगे कि प्रेमचंद के साहित्य में गांधी का जबरदस्त प्रभाव नजर आता है। उनका जो एक नायक सूरदास, वो तो पूर्णतया ऐसा लगता है कि गांधी का ही एक तरह का रिफ्लेक्शन है, उनका प्रतिबिंब है। प्रेमचंद के साहित्य में जो अछूतोद्धार की बात आपको नजर आती है, दलितों के पक्ष में जिस तरह की कहानियां प्रेमचंद लिख रहे हैं, वे शोषण के खिलाफ, साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ उनकी जो रचनाएं हैं, सामंतवाद के खिलाफ उनकी जो रचनाएं हैं, वे उनका जो आंदोलन करने का जो तरीका गांधी का है, ठीक वैसा ही प्रेमचंद के पात्रों के यहाँ भी आपको दिखाई देता है। और वहाँ से लेकर के आप लगातार देखेंगे पूरा छायावादी साहित्य हो, चाहे उनकी कविताएं हो, जयशंकर प्रसाद के नाटक हों, निराला की कविताओं के भीतर भी आपको नज़र आता है, महादेवी के यहाँ भी गांधी का प्रभाव नज़र आता है। तो वो पूरा प्रभाव जो है वो साहित्य में लंबे समय से बना हुआ है। आज के समय में जो आपने सवाल पूछा है कि वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है, तो ये प्रभाव उस समय से लेकर कभी कम नहीं हुआ है। गांधी का महत्व इस बात में है कि वे न केवल हिंदी का साहित्य बल्कि समूची भारतीय भाषाओं के साहित्य को लगातार प्रभावित करते रहे हैं। गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जिस तरह हत्या कर दी गई, उसके बाद आप देखेंगे कि सारी भारतीय भाषाओं में उनकी हत्या के विरोध में जितनी कविताएं लिखी गई है, उसका अगर संकलन किया जाए तो एक बहुत बड़ा संकलन हो सकता है। अभी पिछले दिनों एक पुस्तक संकलित की गई जिसमें गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पे तो 150 कवियों की कविताएं, केवल हिंदी के कवियों की कविताएं संकलित की गई। और वो अद्भुत संकलन है जिसमें आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर के और बिल्कुल नए समय के जो कवि हैं उनकी सबकी कविताएं एक साथ संकलित हैं। तो ये जो नया समय है वो भी गांधी को अभी भूल नहीं पाया है, बल्कि उसका महत्व और बढ़ता चला गया है। मैं एक कविता का विशेष करके एक पुस्तक का जिक्र करना चाहूँगा कि गांधी जी के ऊपर एक हाल ही में गत वर्ष ही एक पूरी किताब राजस्थानी में प्रकाशित हुई है, एक गांधी एक कवि की चितार शीर्षक से, और ओम नागर उसके रचनाकार हैं। आप देखेंगे कि पूरा एक काव्य गांधी जी को समर्पित है और सारी कविताएं, उनके बीच में कोई कथात्मक वो कविताएं नहीं है, गांधी उन्हीं कविताओं के भीतर अलग अलग ढंग से मौजूद है। मैं एक कविता पढ़ के इसमें सुनाना चाहता हूं आपको। कविता है बापू की धोवती। ये मारवाड़ी में है, तो उसका जो कोटा और बूंदी वाली जो बोली है तो हाड़ोती का असर है इसमें। धोवती यानी धोती। बापू थांकी धोवती सु घणो मेल खावे छे मारा भाईजी को पंजो, उघाड़ा डील
थाने जे सपना बोया वह सपना ही तो काट रहा छे आज महारा बाई जी। न थांकी न वांकी दोन्यों की आत्मा ने कद ओढ़्या छे गाभा। बापू थांकी आत्मा और बचार का उजास सुई से चन्नन छे या धरती। एक और कविता जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि बापू आपने कंधे ऊंच लाया छे जो आजादी को सूरज। बापू आपने कंधे ऊंच लाया छा जो आजादी को सूरज। वो पे कांवड़ा की काली छावड़ी पड़ी छे या दना। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नए कवि की कविता है और जिसमें आजादी में गांधी का जो योगदान है बिल्कुल कि गांधी के कंधे से जो है वो सूरज निकला आजादी को लेकर जी। तो यहाँ पर ये कवि ऐसे कहता है, आज का कवि ये कहता है। नरेश जी, जैसे कि अभी हमने छुआछूत को लेकर बात की कि किस तरह से उन्होंने उसका भी विरोध किया, अन्याय के खिलाफ उन्होंने विरोध किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समानता के पैरोकार वो हमेशा से रहे। तो महिलाएं जो हैं, महिलाएं उस समय भी सत्याग्रह से उन्होंने जोड़ी और आज भी हम देखते हैं कि जो विचारक हैं, गांधीवादी विचारक जिन्हें हम कह रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संख्या महिलाओं की है। तो यहाँ ये समानता जो है आज तक कैसे चली आ रही है और विचार जो है वो महिलाओं को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। नमक सत्याग्रह गांधी ने किया था, इसका जब मूल्यांकन किया गया तो उसमें 2-3 बातें कही गई थी कि इसका महत्व क्या है। उसमें से एक जो सबसे बड़ी बात जो कही गई वो ये थी कि ये पहली बार महिलाएं सड़क पर अन्याय के विरुद्ध सामने आई। यानी गांधी पहले व्यक्ति थे उस अर्थ भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र में जिन्होंने महिलाओं को लेकर आए और उसमें कई नए महिला नेता जिसे कहते हैं जो सामने आई, सरोजनी नायडू जैसे है वो उस आंदोलन से सामने आए, कमलानाथ चट्टोपाध्याय है उससे सामने आई। तो कई लोग उस नमक सत्याग्रह से, कई महिलाएं सामने आती है। गांधी ने अपना पूरा जीवन चूंकि अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो आप देखेंगे उनका जो शुरुआत है दक्षिण अफ्रीका में वो भी असमानता के खिलाफ था। जो पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी थी 1894 में, वो असमानता इस बात में थी जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर के जो नागरिक हैं उसमें भारतीय भी हैं, निग्रो भी थे, एफ्रो-एशियन अमेरिकन भी थे, उसमें बोयर भी थे, उसमें अंग्रेज भी थे, उसमें और भी जातियों के लोग थे। तो उन सब में समानता रहनी चाहिए नागरिकों के मध्य में। और वहाँ की सरकार 1894 में एक ऐसे बिल लेकर आ रही थी जिसमें भारतीयों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा रहा था जी। तो गांधी ने इस असमानता के विरुद्ध सबसे पहले लड़ाई लड़ी कि ये जब साम्राज्य के सब नागरिक समान होने चाहिए तो आप दो नागरिकों में कैसे भेद कर सकते हो। तो आपने जो समानता का सवाल पूछा है, तो मैं ये मानता हूं कि गांधी का सार्वजनिक जीवन आरंभ ही असमानता के विरुद्ध लड़ाई से हुआ था। जगदीश जी, आप क्या कहेंगे साहित्य को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, वहां पर आप क्या देखते हैं? आने वाली पीढ़ी किस तरह से इस साहित्य के जरिए जुड़ेगी या फिर साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं से दूर होता जा रहा है? गांधी नई सदी में और ज्यादा महत्वपूर्ण हुए हैं और गांधीवादी साहित्य जो है वो भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और नए रचनाकार, विशेष करके जो युवा रचनाकार हैं, उनके साहित्य में आपको गांधी दर्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा नजर आता है। बीच में एक दौर ऐसा आया था जब लोगों को लगा था कि अब गांधी के तरीके से कोई मार्ग नहीं है और उसमें शायद युवा जो है वो क्रांतिकारी साहित्य की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह का एक विचार बीच में सुनाई देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। परिवर्तित इस सदी के माहौल ने, विशेष करके पूंजीवादी शक्तियां जिस तरह से बढ़ती जा रही है, साम्राज्यवादी शक्तियां नए सिरे से जिस तरह से नव उपनिवेशवाद का ये जो दौर आया है, इसमें गांधी फिर से बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और नए रचनाकार, देश भर के नए रचनाकारों के यहाँ आपको ये सब दिखाई देता है। अभी हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास चंदन पांडे का बड़ा चर्चित हो रहा है, वैधानिक गल्प। उसमें जो नायक है वो पूर्णतया गांधीवादी तरीके से वो उन अपराधियों का, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करता है और किस तरह वो इस व्यवस्था के भीतर जो छुपी हुई जो बुराइयां हैं उनको वो गांधीवादी तरीके से अकेला अपने दम पे वो लड़ता है, उसके साथ पूरे सिस्टम के खिलाफ वो खड़ा आपको दिखाई देता है।
इसी तरह राजस्थानी के बहुत सारे जो युवा कवि हैं, उनमें मैं राजूराम बिजारणिया की कविताओं का उल्लेख करना चाहूँगा, मदन गोपाल लड्ढा की कविताओं का उल्लेख करना चाहूँगा कि वे उनकी कविता के जो नायक हैं, उनकी कविता के भीतर जो पात्र हैं, वे उन्हीं सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के तरीकों से वो नए तरीके से, जैसे पूरे तंत्र के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अपने पात्रों को खड़ा कर रहे हैं और ये साहित्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। गांधी के साहित्य की एक बात और मैं इसको जोड़ना चाहूँगा कि यह जो कविता और कहानी के अलावा इन दिनों पत्रिकाओं के बड़े विशेषांक गांधी साहित्य को केंद्रित, गांधी के जीवन, गांधी के दर्शन और गांधी के लिखे पढ़े के ऊपर कई पत्रिकाओं ने बड़े विशाल आकार के अंक संपादित किए और उनकी बड़ी मांग है। जैसे बनास जन का एक विशेषांक गांधी साहित्य पे निकला है, अभी अनहद का एक बहुत महत्वपूर्ण, अनहद पत्रिका का एक बहुत महत्वपूर्ण अंक गांधी के साहित्य पे निकला है। तो ये कहना कि अब साहित्य में गांधी का जो है वो जुड़ाव या गांधी साहित्य को आप कम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि गांधी और लोकप्रिय हो रहे हैं। नरेश जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर युवाओं की, तो आप किस तरह से सत्य और अहिंसा के प्रति युवाओं का झुकाव किस तरह से देखते हैं, सिर्फ इस राज्य या देश के संदर्भ में नहीं, दुनिया भर के संदर्भ में? देखिए मैडम, युवाओं का जो सोचना है वो थोड़ा अलग होता है। हर पीढ़ी में वो ज़्यादा उत्सुक होते हैं, ध्येय जल्दी उत्तेजित होते हैं, तुरंत कार्य को करना चाहते हैं। तो जबकि सत्य और अहिंसा जो है वो किसी मार्ग को प्राप्त, किसी ध्येय को प्राप्त करने के लंबे रास्ते हैं। इसलिए ये आशा करना कि सारे युवा एक साथ सत्य अहिंसा के रास्ते पे चल देंगे या उसको जल्दी से अपना लेंगे, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन युवाओं में एक बहुत अच्छी बात होती है, वो ये है कि वो अगर किसी आदर्श को देखते हैं तो उसका वो अनुसरण करना चाहते हैं। किसी भी, आप देखिए कि वो फिल्में देखने जाते हैं तो फिल्मों में उनको आदर्श लगता है तो वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे काम वैसे ही बोलने लग जाते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। तो युवा आदर्श को खोजता है। अगर वो आदर्श हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ले जाने वाला मिले, जैसा कि गांधी स्वयं थे, तो उस समय हजारों युवा उनके साथ लगे। जितने भी नेता जिनके हम नाम लें, नेहरू जी थे और दूसरे लोग थे, वो सब युवा थे जब गांधी से जुड़े थे। 1916 में नेहरू जी पहली बार आए और जुड़े, तो वो कितने वर्ष के थे? वो 26 साल के थे, 27 साल के, गांधी से प्रभावित हुए। तो गांधी से प्रभावित होकर जो पूरी एक लीडरशिप एमर्ज हुई, वो सब युवाओं की थी। और वो सब युवा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे पहले, कि ये वो व्यक्ति है जो कहता है वही करता है, वही सोचता है, वही बोलता है। तो इसलिए आज की पीढ़ी में भी ऐसा नहीं है, हर पीढ़ी में भी युवा आदर्श को खोजता है। अगर कोई जीवन में आदर्श नहीं मिलता है, हम जानते हैं सभी युवा अपने माँ बाप को आदर्श मानते हैं, फिर समाज, फिर टीचर को आदर्श मानते हैं, फिर उसके बाद में वो समाज में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको आदर्श मानते हैं। तो हाँ, ये युवाओं के बारे में जब हम बात करें तो हमें अपने बारे में बात करनी है कि क्या हम वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। हम गांधी तो नहीं है, लेकिन गांधी का 100वां अंश भी अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं युवाओं के समक्ष, तो मेरा मानना है कि युवा हमारे साथ चलेंगे। और अगर हम ये सोचे कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ भाषण देंगे कि सच पे चलना चाहिए और अहिंसा पे चलना चाहिए, तो युवा हमारे साथ नहीं चलेगा। गांधी के साथ जो इतने युवा थे, वो गांधी के कहने से नहीं थे, वो गांधी के करने से उनके साथ थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, युवा रिसेप्टिव है, वो हर चीज को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन उसको कोई मिले तो सही पथ प्रदर्शक। आज भी है, आप देखिए जेपी जयप्रकाश नारायण के साथ कितने हजारों युवा खड़े हो गए थे। छात्रों ने आंदोलन कर दिया था, सरकार को बदलने की कोशिश कर दी थी। आप देखिए जो आंदोलन हुआ था टोटल रेवोल्यूशन का, युवाओं का अभी 2010 में जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो वो क्या था? युवाओं का आंदोलन था। आशा जी हमारे साथ हैं। आशा जी, आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि हम महिलाओं को लेकर और समानता को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं, तो गांधी दर्शन में आप समानता को किस तरह से देखती हैं? गांधी दर्शन तो पूरा समानता के लिए ही है, और उसमें मैं जब देखती हूँ कि गांधी ने जब आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और हर चीज में समानता की बात कही, पर इस देश में जब आजादी आई और आजादी के बाद संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए, लेकिन वो जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों पे अमल करना गांधी के रास्ते से ही हो सकता है। गांधी की कहते हैं कि खांडे की धार पे चलना और गांधी के विचार मानना बराबर है। गांधी ने कहा मेरा जीवन मेरा संदेश है। तो अभी मैं जब सुन रही थी
तो गांधी ने अपनी जो बात कही, उस बात के साथ हम कितना अपनी साम्यता रखते हैं, और हम उसमें देखते हैं महिलाओं के प्रति गांधी ने खुद ने स्वीकारा कि जब मेरे पास सत्ता हावी थी तो मैं बात के साथ में पति सत्ता पर मैं हावी था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ आने लग गया कि सत्ता बिल्कुल इसकी जड़ है, हिंसा की जड़ है। तो उन्होंने उस सत्ता को किस तरह से डायल्यूट किया, और सत्ता के आधार पर उन्होंने, बिना सत्ता के आधार पर एक सामान्य नागरिक के नाते, एक सामान्य देशज के नाते अपने आप को उन्होंने स्थापित क्या किया। उन्होंने एक जीवन अपना जिया, जो जैसा अगर हम जो देखते हैं वही हम सीखते हैं। तो इसलिए समानता की बात कहने के लिए, अभी मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये वंचित वर्ग है, तो इस वंचित वर्ग में कितनी वंचित वर्ग और ये वर्ग, ये सारे वर्ग की जो लड़ाई है, जो क्षेत्र की लड़ाई है, ये सारी जब तक आपस में जब तक ये नहीं मिटेंगी तब तक समानता आ नहीं पाएगी। हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन हम समानता के ध्रुव में हम कितने कहाँ पर खड़े हैं, ये हमको सोचने की बात है। गांधी तो सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को लेकर आए, महिलाएं उनके साथ आई। आजादी के समय महिलाएं उस क्षेत्र में रही। तब मीराबाई जरूर बनी, वो भक्ति की परंपरा में रही, बाद में जो रही वो संस्कृत उसमें रही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में लाने वाले एकमात्र गांधी थे जी, एकमात्र गांधी थे। गांधी ने जो महिलाओं को जो निर्भयता का, निडरता का जो पाठ दिया, गांधी निडरता का पर्याय, गांधी अहिंसा का पर्याय, और जहाँ सत्य, अहिंसा और निडरता ये जब तक साथ है तब तक समानता साथ आएगी। अगर ये तीनों साथ नहीं है तो समानता नहीं रहेगी। गांधी के सपनों के भारत जो था वो सिर्फ आजाद भारत नहीं था, उसके अंदर जो बहुत सारी बुराइयां थी उसको खत्म कर देना भी उनका उद्देश्य रहा है। खास तौर से समानता के पैरोकार, पक्षकार वो हमेशा से रहे हैं, क्योंकि उनकी पहली लड़ाई जो थी, पहला विरोध असमानता के खिलाफ ही था। तो हम फिर से समानता जो है उसके लिए आगे आए। गांधी के विचार जो है वो हम सभी में हैं, बस उन्हें देखने की जरूरत है, उन्हें बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि हम उसी जमीन से हैं जहां पर गांधी पैदा हुए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।